जादू में फंसी शहजादी। एक जमाने में एक किसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। उनके नाम थे ऑस्टिन और कार्टर। कार्टर, किधर हो? इधर आओ। क्या हुआ? ऑस्टिन, बाढ़ का काम पूरा करो, मैं देहात जा रहा हूँ। ठीक है अब्बा। देहात जाते हुए वो किसान सोचने लगता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। गरीब होने से पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं करीब 2 लोग भी बैठे थे। उसने उनकी बातें सुनी। बादशाह की बेटी को 2 ड्रैगन और एक बुढ़िया ने कैद कर रखा है। जो कोई उसे वहां से आजाद कराना चाहता है उसे 3 इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। लोग कहते हैं वो इम्तिहान बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, जो कोई इम्तिहान पूरा नहीं कर पाता ड्रैगन उसे खा जाता है। और किसी ने भी इन 3 इम्तिहानों को पूरा किया तो और वो इंसान शहजादी से शादी करेगा और महल के साथ खजाने का मालिक भी बनेगा। फिर किसान ने सोचा, ओह, कार्टर करेगा ये काम। 3 इम्तिहान पूरा करेगा, शहजादी से शादी करेगा और फिर सल्तनत का बादशाह बनेगा। कुछ रोज के बाद कार्टर उनके इकलौते घोड़े पर बैठकर जादुई महल के सफर की जानिब निकल पड़ा। उसने अब्बाजान की दी हुई तलवार को हवा में ऐसे लहराई। वो एक बुरे दिल का लड़का था। जब वो चींटियों के टीले के पास से गुजरा तो उसने उससे निस्तनाबूद कर दिया। वो करीब के तालाब से पानी पीने गया तो वहाँ उसने बतख के मासूम बच्चे देखे। उन्हें भी परेशान किया। उसके बाद उसने मधुमक्खियों का एक छत्ता देखा और उसने उसे भी अपनी तलवार से तबाह कर दिया। और आखिरकार वो महल की जानिब पहुँच गया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत। उससे इंतजार करवाया, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने उसकी मीठी सी आवाज में दरवाजा खोला। कौन है? मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ। तुम क्या बहरी हो? नहीं, मैं बहरी नहीं हूँ। मुझे शहजादी को बचाना है और बादशाह बनना है। अरे रुको जरा, पहले तुम्हें 3 अम्रों को पार करना है। कैसे अम्र? अम्र? मैं किसी चीज से नहीं डरता। अब मैं सूरजमुखी के बीज हवा में फेंकने वाली हूँ। वो हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें उससे उठाकर थैली में जमा करने हैं। 1 घंटे में करना है। तुम समझती हो मैं बेवकूफ हूँ? ये भी कोई अम्र है? मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ। ऐसा कहकर वो ज़ईफ खातून चली गई और वहाँ से रवाना हो गई। ये नामुमकिन है, मैं नहीं उठाऊंगा बीज। जब वो ज़ईफ खातून आई तो उसने दूसरा अम्र बताया। उसने 12 सोने की अंगूठियों को एक गहरे तालाब में फेंक दिया। वो तुम्हें 1 घंटे के अंदर बाहर निकालनी है। मैं दीवाना नहीं हूँ, पानी बहुत गहरा और ठंडा है। तुम अमरों को पूरा नहीं कर रहे हो फर्जंद। चलो खैर, मैं तीसरा अम्र देती हूँ। चलो। ये सब मुझे खराब लग रहा है। जब वो महल में पहुँचे तब वो सीधा अंधेरे कमरे में गए। 3 मुजस्सिमे सफेद कपड़े से ढके हैं। तुम्हारे पास 1 घंटा है ये बताने के लिए शहजादी कौन है। तुमने सही बताया तो वो आजाद, गलत बताया तो फिर? मैं दाएं हाथ वाले को चुनता हूँ। दायां मुजस्सिमा, तुम खुद खोलो। नहीं नहीं नहीं, ड्रैगन बचाओ, नहीं ड्रैगन बचाओ। कुछ दिनों के बाद किसान ऑस्टिन से कहता है, कार्टर कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अब्बा, मुझे जाने दीजिए महल। नहीं बेटा, अब मेरे इकलौते बेटे को नहीं जाने दूंगा। मुझ पे यकीन कीजिए अब्बा, मैं जरूर वापस आऊंगा। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए घोड़ा और तलवार नहीं है।
ऑस्टिन ने सिर्फ एक पाव का टुकड़ा लिया और चलते चलते ही जादुई महल की जानिब रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया, जहाँ उसने देखा ढेरों चींटियां टीला खुद बनाने की कोशिश कर रही हैं। ओह बेचारी चींटियां, किसने तोड़ा तुम्हारा घर? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसे बनाने में। काम होने के बाद वो पानी पीने के लिए तालाब की जानिब गया और उसने बतख के बच्चे देखे। ओह बेचारे बच्चे, तुम्हें भूख लगी होगी, ये लो पाव के टुकड़े। बतख के बच्चों ने वो पाव का टुकड़ा खत्म किया। उसे जमीन पर गिरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता दिखा। उसने वो उठाकर पेड़ की टहनी पर रख दिया। फिर से महल की जानिब अपना सफर शुरू किया। जब वो पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? सलाम, मुझे शहजादी को बचाना है। तुम कोशिश कर सकते हो। उसके बाद उस ज़ईफ औरत ने सूरजमुखी के बीज जमीन पर फेंक दिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं इन्हें चुन लूंगा। 45 मिनट के बाद ऑस्टिन ने तमाम कोशिशें छोड़ ही देने वाला था। इतने में ही उसकी मदद के लिए ढेरों चींटियां वहां आ गईं। उसने उनका टीला बनाने में मदद की थी। वाह, शुक्रिया मेरे दोस्तों, ये थैली तो बीजों से पूरी तरह भर गई। शुक्रिया मेरे दोस्तों। उसके बाद वो ज़ईफ औरत वापस आ गई। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब तुम्हें दूसरे अम्र से गुजरना है। तुम्हें 12 अंगूठियां इकट्ठी करनी है। ऐसा कहकर उस ज़ईफ खातून ने अंगूठियां पानी में फेंक दी। ऑस्टिन ने पानी में छलांग लगाई, लेकिन पानी बहुत गहरा था। उन अंगूठियों को नहीं निकाल पाया, लेकिन उसने देखा कि पानी में कुछ हिल रहा है। वो बतख के बच्चे थे जो उसकी मदद करने आए थे। उसने उन्हें पाव का टुकड़ा खिलाया था। ओह शुक्रिया दोस्तों, अब मेरे पास 12 की 12 अंगूठियां हैं। उसके बाद उस ज़ईफ औरत के पास गया। हाँ, सभी 12 छल्ले, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब मेरे पीछे आओ। फिर उस बूढ़ी औरत ने ऑस्टिन को आखिरी अम्र के बारे में समझा दिया। सामने के 3 मुजस्समे देखे तब वो पहचान ही नहीं पा रहा था। शहजादी कौन सी है? ओह, ये एक जैसे नजर आ रहे हैं। सोचो ऑस्टिन, सोचो, इनमें से शहजादी कौन हो सकती है? फौरन ही सैकड़ों मधुमक्खियां खिड़की से अंदर दाखिल हुईं। वो बीच वाले मुजस्समे पर भिनभिनाने लगी। वो बीच वाला है। ओह, बीच वाले मुजस्समे खुद देखो। सफेद कपड़ा जमीन पर गिर पड़ा और शहजादी नजर आने लगी। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया ऑस्टिन। और फिर उन्होंने देखा कि ड्रैगन महल छोड़कर बाहर की जानिब जा रही हैं। अब तुम इस महल के मालिक हो, तो मैं चलती हूँ। इसके बाद ऑस्टिन ने शर्त जीत ली थी और फिर उसने शहजादी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की और शहजादी राजी हो गई। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे और महल में 2 प्यारे से बतख के बच्चे भी नजर आते थे। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. छोटी जलपरी। बरसों पहले दरिया के नीचे एक शहर था जिसका नाम था अटलांटिस। वहाँ का बादशाह ओरेन था और उसकी एक बेटी थी। वो बहुत हसीन थी। वो जलपरी सिर्फ हसीन ही नहीं थी, बल्कि वो बेहद प्यारा गाती भी थी। जलपरी को किनारे पर जाकर तब तक इंसानों की दुनिया देखने की इजाजत नहीं थी जब तक वो 20 बरस की ना हो जाए। हर बरस मासूम जलपरी अपने वालिद से ऊपर किनारे पर जाने की इजाजत मांगने के लिए दरखास्त करती। सब्र करो मेरी बच्ची, तुम्हें मौका मिलेगा। आखिरकार उस रोज छोटी जलपरी की 20वीं सालगिरह थी। उस रोज के आखिर में उसके वालिद ने उसकी जानिब रुख करके कहा, वक्त आ गया है मेरी प्यारी बच्ची, दरिया के किनारे पर जाओ और वापस लौट कर आना। हमें बताना कि तुमने क्या क्या देखा, लेकिन जरा एहतियात से और इंसानों से तुम कुछ फासला रखना। छोटी जलपरी ने अपने वालिद को बोसा दिया
انہیں الوداع کہا اور اوپر کنارے پر جانے کے لیے تیرنا شروع کیا۔ وہ رات کا وقت تھا۔ کنارے پر پہنچنے سے پہلے اس نے ایک جہاز دیکھا۔ وہ روشن تھا کیونکہ اس پر سینکڑوں لالٹین روشن تھی۔ آخر کار وہ تیر کر جہاز کے قریب گئی اور جاتے ہی اس نے نامعلوم دل فریب موسیقی سنی۔ ایسی آواز کیسے تیار کی جاتی ہے یہ جاننے کے لیے وہ بے تاب تھی۔ جہاز کے ایک جھروکے سے دیکھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اندر جہاز کے نچلے کمرے میں ایک جشن منایا جا رہا تھا، سالگرہ کا۔ یہ جشن ایک نوجوان شہزادے کے لیے تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا۔ جل پری نے پہلی مرتبہ اتنے حسین نوجوان کا دیدار کیا تھا۔ جل پری فوراً اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ذرا دیر بعد، دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر واپس لوٹنا ہوگا۔ وہ نیچے جانے والی تھی، اتنے میں ہی ایک عجیب سی آواز آئی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ایک طوفان۔ سمندر نے خوفناک طوفان کی شکل اختیار کی۔ شہزادے کا جہاز ہلنے ڈلنے لگا۔ خوف سے سب چیخنے اور چلانے لگے۔ ملاح اس جہاز کو بلند موجوں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر ایک دم سے وہ جہاز سمندر سے باہر آیا اور ایک چٹان سے ٹکرا گیا، شکستہ ہو گیا۔ کئی افراد شہزادے کے ہمراہ سمندر میں گر گئے۔ جل پری کو معلوم تھا کہ انسان پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے۔ نہیں، میں میری محبت کو غرق ہونے نہیں دے سکتی۔ تاہم وہ شہزادے کو زمین پر واپس لے آئی، جہاں اس نے پوری رات اس کی خدمت کی۔ سمندر کنارے آتے آتے شہزادہ بے ہوش ہو گیا تو جل پری نے اسے ایک چھوٹے چرچ کے سامنے ریت پر لیٹا دیا اور مدد کے لیے آوازیں لگانے لگی۔ پھر وہ قریب کے ہی کسی چٹان پر تیر کر چلی گئی اور دیکھنے لگی کہ کوئی اس کی مدد کے لیے آتا ہے یا نہیں۔ شہزادے نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے دیکھا کہ چرچ کی طرف سے ایک لڑکی آ رہی ہے۔ جب اس لڑکی نے شہزادے کو دیکھا تو وہ فوراً چرچ کی طرف بھاگی تاکہ مدد حاصل کر سکے۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، شہزادے کو اٹھا کر خیریت سے لے جایا گیا۔ اس کے بعد چھوٹی جل پری اپنے گھر لوٹ گئی۔ کچھ روز وہ خود میں رنجیدہ اور کھوئی کھوئی رہی، لیکن چھوٹی جل پری شہزادے کو نہیں بھول پا رہی تھی، تو اس نے ایک بے وقوفانہ طریقہ سوچا، تیر کر جانے کا اور اس اجنبی کے ساتھ رہنے کا جسے اس نے اپنا دل دیا تھا۔ دوسرے روز چھوٹی جل پری نے ان کے وزیر کیکڑا سیبسٹین کو بلایا۔ وہ فوراً حاضر ہوا اور اس نے کہا، شہزادی، میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے ارسلا کے پاس لے چلو، سمندر کی جادوگرنی۔ سیبسٹین پوری طرح حیران رہ گیا اور اس نے کہا، ہاں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ بری جادوگرنی ہے، آخر کیوں؟ پھر اس نے سیبسٹین کو مکمل داستان سنائی، اس طوفان کی اور شہزادے کے ساتھ رہنے کی اپنی خواہش بھی بتائی۔ تھوڑی بحث کرنے کے بعد سیبسٹین بھی بے وقوفوں کی طرح اسے ارسلا کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہوا۔ سمندر کی جادوگرنی سمندر کے اندھیرے اور ٹھنڈے علاقے میں رہتی تھی اور اس کا گھر ڈوبے ہوئے ملاحوں کی ہڈیوں سے بنا ہوا تھا، جس کی حفاظت سمندر کے زہریلے سانپ کرتے تھے۔ چھوٹی جل پری اور سیبسٹین جیسے ہی ارسلا کی گفا میں داخل ہوئے، وہ سمندر کی جادوگرنی جادوئی گولے کے سامنے کھڑی تھی اور اس میں دیکھ کے شیطانی ہنسی ہنس رہی تھی۔ ارسلا، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ میری پیاری شہزادی، میں جانتی ہوں تم کیوں آئی ہو۔ تم ایسے شہزادے سے شادی کرنا چاہتی ہو جس سے تم ملی بھی نہیں۔ تم اپنی دم سے نجات پانا چاہتی ہو۔ ڈرو مت، میرے پاس علاج ہے جو بالکل کامیاب ہے۔ تو تم میری مدد کر پاؤ گی؟ میری پیاری بچی، وہی تو میں کر رہی ہوں، اسی لیے تو میں جی رہی ہوں۔ میں تمہاری دم غائب کر سکتی ہوں، اس میں بہت درد ہوگا، بس مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہوگا۔ ارسلا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جادو خانے سے ایک دوا جلدی سے نکالی۔ بس اس دوا سے تم 2 پیروں پر چل پاؤ گی۔ مجھے وہ دوا دے دو۔ ارسلا ڈراتے ہوئے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، نہیں 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 نہیں، دوا حاصل کرنے کے لیے ایک شرط ہے، کچھ بھی مفت میں نہیں ملتا، اس کے بدلے میں کچھ لوں گی۔
लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। मैं एक शहजादी हूँ जिसके पास बेशुमार दौलत है। मैं तुम्हें क्या दूँ? तुम्हारी दिलकश आवाज मुझे चाहिए, उसके बाद तुम इंसान बन पाओगी। शहजादा तुमसे इश्क करने लगेगा और तुम्हें चूमेगा। एक बार उसने तुम्हें चूमा तो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी, खुश रहोगी। लेकिन अगर तुमने शर्त पूरी नहीं की तो तुम समुद्री झाग बन जाओगी। ठीक है, मैं मेरी आवाज देने के लिए राजी हूँ। जादूगरनी ने छोटी जलपरी को दवा दे दी और उसकी आवाज ले ली। दूसरे दिन शहजादे के लोगों को एक खूबसूरत लड़की समंदर किनारे महल के पास पड़ी हुई मिली। वो लोग उसे अंदर ले गए और जब उसने चलना शुरू किया तब ऐसा लग रहा था कि उसे चलने में तकलीफ हो रही हो, जैसे वो छुरियों पे चल रही हो। खादिमों ने उसे अच्छे लिबास पहनाए। फिर शहजादा उससे मिलने आया। मेरी देखी हुई लड़कियों में सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन वो खामोश रही। वो वही छोटी जलपरी थी। भले ही उसने बात न की हो, लेकिन वो उसी लम्हे शहजादे की पसंदीदा बन गई। वो छोटी जलपरी को लिए बिना कहीं पर भी नहीं जाता था। कुछ वक्त बाद शहजादे ने बताया कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है और जलपरी को लगा कि उसका दिल खुशी से फूल जाएगा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी भी मेरे सच्चे प्यार की तलाश में हूँ। उसने तूफान के बारे में बताया और एक सुंदर लड़की ने उसे कैसे बचाया ये भी बताया। उसके बाद वो कैसे उसके ख्वाबों में आने लगी और वो उससे प्यार करने लगा ये भी बताया। और उसने कहा कि मैं उससे मिलूंगा तो उसी से शादी करूंगा। छोटी जलपरी बहुत गमज़दा हुई क्योंकि वो शहजादे को नहीं बता पा रही थी कि वो वही लड़की है और उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी दुम, अपनी आवाज और अपना घर, सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। दूसरे दिन किसी इलाके का एक बादशाह शहजादे से मिलने आया। बादशाह के साथ उसकी खूबसूरत बेटी भी थी और जैसे ही शहजादे ने बादशाह की बेटी को देखा उसने उसे पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसे उसने दरिया के साहिल पर देखा था। शहजादे ने उससे शादी के लिए पूछा और वो तैयार हो गई। तीसरे दिन छोटी जलपरी ने सोचा कि उसका दिल टूट जाएगा क्योंकि उसी दिन शहजादा उस दूसरी शहजादी से शादी करने वाला था और जब सूरज गुरूब होगा तो वो मर जाएगी क्योंकि समंदर की जादूगरनी ने उसे ऐसा करने का वादा किया था। शादी एक जहाज पर होने वाली थी। भारी दिल लेकर जलपरी वहाँ हाजिर हुई ताकि आखिरी बार अपने शहजादे को देख सके। उसी दिन सुबह छोटी जलपरी के वालिदैन उर्सला से मिले और उसे धमकाया भी। शैतानी जादूगरनी ने उन्हें एक खंजर दिया और कहा कि अगर उनकी बेटी ये खंजर शहजादे के दिल में डाल दे तो उसका जादू टूट जाएगा। शादी हो रही थी, इसीलिए जलपरी रोने के लिए जहाज के ऊपरी हिस्से में गई। उसने देखा कि उसके वालिदैन पानी के ऊपर आए थे और वो रंजीदा थे। तुमने क्या किया मेरी बच्ची? उसकी माँ रो रही थी। जल्दी करो, तुम अब भी खुद को बचा सकती हो। उस जादूगरनी ने हमें ये जादुई खंजर दिया है। तुम इससे शहजादे को मार दो और जब उसका खून तुम्हारे कदमों पर गिरेगा तो तुम्हारे कदम दुम में तब्दील हो जाएंगे और तुम फिर से जलपरी बन जाओगी। जल्दी करो, सूरज निकलने ही वाला है। जब उसके वालिदैन चले गए तब वो खंजर लेकर शहजादे की तरफ भागी और उसने देखा कि वो उसकी नई दुल्हन के साथ खुश है। खंजर का एक वार और वो आजाद होने वाली थी। उसने तेज धार खंजर की ओर देखा और फिर शहजादे की जानिब। वो अब भी उससे प्यार करती थी और वो फिर से जहाज के ऊपरी हिस्से पर चली गई और उसने उस छुरे को दरिया में दूर फेंक दिया। दूसरे दिन शहजादे ने अपने खादिमों को चप्पा चप्पा छान मारने के लिए हुक्म दिया, लेकिन छोटी जलपरी का कहीं कोई नामो निशाना मिला। शहजादा गमज़दा था और अक्सर देर रात तक समंदर किनारे जाकर बैठने लगा और अपनी दोस्त को याद करने लगा। कभी कभी वो पानी पर तैरते बुलबुलों को देखता जो चांद की रोशनी में चमकते और उन बुलबुलों में उसे छोटी जलपरी का चेहरा नजर आता। कहानी समाप्त। हंस शहजादी। एक जमाने में एक ज़ईफ मलका रहती थी।
उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। जब शहजादी बड़ी हुई तब उसकी शादी एक शहजादी के साथ तय हुई। वो जिस रियासत में रहता था वो बहुत बहुत दूर थी। अम्मी, क्या मुझे ये करना पड़ेगा? हाँ मेरी प्यारी शहजादी, मैंने शहजादी से वादा किया है तुम इसी से शादी करोगी। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं ज़ईफ हो चुकी हूँ, जाने कब बुलावा आ जाए। मैं चाहती हूँ तुम्हारा शौहर तुम्हारी हिफाजत करे। लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ना चाहती अम्मी। लेकिन जैसा आपका हुक्म, मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम तन्हा जाओ, इसीलिए तुम्हारे साथ एक खादिमा भेजती हूँ। और हाँ फलदा, तुम्हारा घोड़ा तैयार है क्या? हाँ अम्मी, हम जाने के लिए तैयार हैं। एक बात याद रखो, फलदा मेरे साथ ईमानदार है। मुझे यकीन है वो तुम्हारे साथ होने वाली हर खबर को बताएगा। जी अम्मी, आप मेरी फिक्र ना करें। फिर मलका और उसकी बेटी महल के बाहर गए, जहाँ खादिमा और घोड़ा उनका इंतजार कर रहे थे। आप चलो खादिमा, जो हुक्म शहजादी। अलविदा। मलका नहीं जानती थी कि खादिमा बहुत खराब थी। वो बहुत लालची थी और उसे शहजादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बिल्कुल भी मलका की बेटी को पसंद नहीं करती थी। वो खुद शहजादी बनने के ख्वाब देखती थी। शहजादी और खादिमा दोनों अपने घोड़ों पर सवार हुईं और उन्होंने महल छोड़ा। तवील सफर के बाद शहजादी को बहुत प्यास लगी और उसने खादिमा से कहा, खादिमा, उस झरने से तुम मेरे लिए थोड़ा पानी लाओगी? अगर तुम्हें प्यास लगी है तो घोड़े से उतरो और झरने पर झुककर खुद पानी पियो। शहजादी बहुत नरम थी। वो घोड़े से नीचे उतरी और झरने पर जाकर झुककर पानी पीने लगी। उसके बाद वापस आकर घोड़े पर बैठी। तब खादिमा ने कहा, अब से मैं तुम्हें हुक्म दूंगी और तुम्हें उसे मानना होगा। चलो अब अपना लिबास मुझे दो और तुम मेरा लिबास पहनो। अब से मैं शहजादी हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, वरना। मैं वादा करती हूँ। खादिमा ने फिर शहजादी के कपड़े पहन लिए और उसी के घोड़े पर जाकर बैठ गई। घोड़ा बहुत समझदार था। उसे मालूम था शहजादी कौन है, लिहाजा उसने खादिमा के हुक्म को नहीं माना। आखिरकार वो दोनों महल पहुँचे और शहजादा उन्हें मिलने आया। मेरे महल में आपका इस्तकबाल है प्यारी शहजादी। ये लड़की कौन है? ये मेरी खादिमा है और मेरी साथी भी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। शहजादी, आपके पास इसके लिए कोई काम हो तो बताइए। वैसे मेरे पास एक लड़का है, उसका नाम कॉर्नार्ड है। वो हंसों को संभालता है। ये उसकी मदद कर सकती है। और शहजादी इस घोड़े को मार दें। क्या क्या क्या? ये तो अच्छा घोड़ा दिख रहा है। अरे मैं रास्ते में मरते मरते बची इसकी वजह से। असल में खादिमा को पता था कि फलदा बोल सकता है और शायद वो शहजादी को बता देगा कि उसने असली शहजादी के साथ कैसा बर्ताव किया। मैं घोड़े को मारूंगा नहीं, इसे कैद खाने में डाल दूंगा। शुक्रिया। नहीं। और फिर घोड़े को एक ऐसी जगह कैद कर दिया गया जहाँ वो किसी को न दिखे। दूसरे दिन खादिमा शहजादी से मिलने गई। अब तुम तुम्हारे घोड़े को कभी नहीं देख पाओगी। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम अपना काम करो, मैं शहजादे को बता दूंगी कि मुझे तुमसे भी छुटकारा चाहिए। फिर खादिमा वहाँ से चली गई और शहजादी रोने लगी। अचानक वहाँ एक बूढ़ा आया और उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। बहुत शुक्रिया बाबा। कौन आज ये सारी बातें झाड़ियों के पीछे छुपकर सुन रहा था और उसने सोचा, ये कोई राज है। मैं भी वहाँ जाऊं, शायद बादशाह को भी इसकी मालूमात होनी चाहिए। घुड़सवार शहजादी को घोड़ा दिखाने के लिए ले जा रहा था। कोनार्ड भी उसके पीछे छुप कर गया। हाँ, पहुँच गए हम, लेकिन अब तुम एहतियात रखना। जी बिल्कुल। फिर वो ज़ईफ वहाँ से चला गया और शहजादी अंदर गई जहाँ घोड़े को रखा गया था। कोनार्ड भी उसके पीछे गया। जैसे उसने घोड़े को देखा उसने कहा, बेचारा फलदा, ये कैसे रखा है तुम्हें? ओह मेरी शहजादी, तुम भी परेशान हो। अगर मलका को पता चला तो गम होगा उन्हें। कोनार्ड ये देखकर हैरान रह गया कि घोड़ा भी बात कर सकता है। अरे मैं दीवाना हूँ क्या? ये घोड़ा बात कर रहा है।
मुझे ये बादशाह को बताना ही होगा, लेकिन क्या वो मुझ पे यकीन करेंगे? पता नहीं, जरा सोचना पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी शहजादी वहाँ से चली गई। दूसरे दिन रोज की तरह जब सब कुछ आम सा हो गया, शहजादी अपने बाल बना रही थी जो खालिस सोने की तरह थे। कोनार्ड को उसके कुछ बाल लेने की ख्वाहिश हुई। कोनार्ड, मुझे परेशान मत करो, छोड़ो मेरे बाल। लेकिन तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, मैं तुम्हारे बाल बनाऊं? नहीं, रुको, कहा ना कोनार्ड। लेकिन मुझे तुम्हारे बाल चाहिए। छोड़ो मुझे। शहजादी चिल्लाई और फिर उसने हवा को हुक्म दिया, इधर आओ, इधर आ जाओ हवा। कोनार्ड की टोपी को हवा में ले जाओ, दौड़ाओ इसे इधर से उधर जब तक मैं अपने बाल न बना लूं। फिर कुछ ऐसी हवा चली कि कोनार्ड की टोपी गांव से बाहर उड़ गई और उसे उसके पीछे दौड़ना पड़ा। जब वो वापस आया तब तक शहजादी अपने बाल बना चुकी थी। कोनार्ड को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया शहजादी के बारे में बताने के लिए। बादशाह, मुझे नहीं रहना इस लड़की के साथ, मुझे खौफ आ रहा है अब। वो एक मासूम लड़की है, तुम उससे क्यों खौफ ज़दा हो? नहीं बादशाह, मुझे लगता है वो एक डायन है, बहुत ही खतरनाक डायन। डायन? तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। मुझे जल्दी से बताओ सब कुछ। ठीक है बादशाह, उस दिन ना मैं कोनार्ड ने शहजादी के बारे में और उसके घोड़े के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि उसकी टोपी कैसे उड़ी। तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ क्या बेहतर है। दूसरे रोज बादशाह फलदा को जहाँ रखा हुआ था शहजादी के आने तक छुप कर बैठ गए। सुबह बखैर प्यारे फलदा। सुबह बखैर प्यारी शहजादी। अगर तुम्हारी अम्मी को पता चला तो उन्हें कितना रंज होगा। बादशाह ने उनकी सारी बातें सुनी और उन्होंने देखा कि कोनार्ड उसे कैसे परेशान करता है और फिर कैसे उसकी टोपी हवा में उड़ी और फिर किसी को देखे बिना वो वापस चले गए। दूसरे दिन उन्होंने शहजादी को बुलाया। बादशाह सलामत, आपको मुझसे कोई बात करनी है? हाँ, मुझे बताओ, कोई तुम्हें परेशान करता है? मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। शहजादी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने दिल की बातें बादशाह को बताई। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। बादशाह ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता था उस औरत में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी खादिमा सजा की हकदार है, वो पूरी जिंदगी कैद खाने में रहेगी। मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, लेकिन मेरे घोड़े का क्या? तुम फिक्र मत करो, मैं उसे आजाद कर रहा हूँ। दूसरे दिन शादी का जश्न महल में हुआ। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और फिर नया जोड़ा हमेशा ही हंसी खुशी रहने लगा। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and शहजादी रोज और सुनहरा परिंदा। कई साल पहले एक दूर की रियासत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। उसके बाल लंबे और लाल थे और उसे गुलाब के फूल बेहद पसंद थे और इसीलिए सभी उसे शहजादी रोज के नाम से जानते थे। रोज शाम शहजादी रोज अपनी बालकनी में जाती और ताली बजाती। तब कहीं से एक सुनहरा परिंदा आकर उसके कांधे पे बैठ जाता और फौरन शहजादी के बाल तेज लाल रोशनी में चमकने लगते। जब परिंदा अपनी मीठी आवाज में गाने लगता तब शहजादी रोज भी उसका साथ देती और उसी वक्त रियासत की सारी आवाम मीठे सपने देखते हुए सो जाती, बिल्कुल अलग सुबह तक। यूं कुछ साल गुजर गए। रोज शाम शहजादी रोज उसके छोटे से सुनहरे परिंदे के साथ अच्छी सी लोरी गाती, जिससे तमाम लोगों को मीठे सपने आते और सुबह तक अच्छी नींद मिलती। लेकिन एक रोज एक भयानक वाकया पेश आया। एक बेरहम बूढ़ी डायन को शहजादी का पता चल गया और उसने बदवा देने का फैसला किया। आब्राकडाब्रा, सिमसलाबीम, होने दो रोज का कलर डीम। डायन के ऐसा कहते ही शहजादी रोज के बाल कोयले से काले हो गए। उस शाम को भी शहजादी रोज ने अपनी बालकनी में जाकर तालियां बजाई, लेकिन जब सुनहरा परिंदा आया तब उसके बाल
लाल की जगह काले रंग में चमकने लगे और जैसे ही सुनहरा परिंदा सुरीली आवाज में गाने लगा, वैसे ही शहजादी भी लोरी गाने लगी, जिसे सुनकर तमाम लोग सो गए। लेकिन उन्होंने उस रात मीठे नहीं बल्कि खौफनाक सपने देखे। दूसरे दिन जब शहजादी को यह बात पता चली तो उससे बहुत अफसोस हुआ। उसने परिंदे से पूछा, सुनहरे परिंदे, मुझे बताओ ना, मैं मेरी आवाम के मीठे सपने पहले जैसे कैसे करूं ताकि वो सुबह तक चैन की नींद सो पाए? काले बाल गुलाब जल में। जवाब देने के लिए परिंदे ने चहचहाहट की। शहजादी को सलाह से हैरत हुई और उसने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने एक बर्तन में पानी लेकर उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी। उसके बाद उसने अपने बाल उस गुलाब जल में डुबो दिए और फिर मौजज़ा हुआ। उसने जैसे ही अपने बाल उस गुलाब जल में डुबोए, उसके बाल पहले की तरह लाल हो गए। फिर आसमान भी चकाचौंध हो गया। शहजादी ने लोरी गाई और तमाम लोग मीठे सपने देखते देखते सुबह तक सोते रहे। लेकिन यहाँ वो बेरहम डायन उसकी बद्दुआ नाकाम होने की वजह से बहुत गुस्सा हुई और उसने दोबारा बद्दुआ देने का फैसला किया। आब्राकडाब्रा सिमसलाबिम, होने दो रोज का कलर डिम। दोबारा शहजादी के बाल कोयले से काले हो गए, लेकिन इस बार उस बेरहम डायन ने रियासत के तमाम गुलाब उसके उड़ने वाले झाड़ू पर बैठकर निकाल लिए। अब देखती हूँ कि तुम मेरी बद्दुआ से कैसे बचती हो। और वो गुस्से से इतराई और यहाँ फिर से अफसरदा शहजादी ने परिंदे से दरियाफ्त किया, सुनहरे परिंदे, मुझे बताओ ना, मैं मेरी रियाया के सपने पहले जैसे मीठे कैसे कर सकती हूँ ताकि वो सुबह तक चैन की नींद सोए? काले बाल गुलाब जल में। जवाब देने के लिए परिंदे ने चहचहाहट की, लेकिन मैं अब गुलाब कहाँ ढूंढूं? काले बाल गुलाब जल में। ये कहकर वो परिंदा उड़ गया। शहजादी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जो कुछ हुआ उससे उसे इतना बुरा लग रहा था कि उसकी आंखें भर आई और आंसू की एक बूंद जमीन पर गिरी। बिल्कुल उसी वक्त एक जवान और खूबसूरत शहजादा जो शहजादी की बालकनी के नीचे खड़ा था, उसने एक छोटा डिब्बा खोलकर उसमें से एक लाल रंग का बाल निकाला और उसने उससे झुककर शहजादी के आंसू पर लगा दिया। फिर क्या था? मौजज़ा हुआ। अचानक वो लाल बाल एक खूबसूरत गुलाब की कली में बदल गया। शहजादे ने वो गुलाब उठाया और शहजादी तक ले गया। गुलाब देखते ही उसने अपनी आंखें पोंछी और उसकी पंखुड़ियां निकालकर बर्तन के पानी में डाल दी। उसके बाद जैसे ही उसने अपने बाल उसमें डुबोए, वो बद्दुआ टूट गई और सभी ने चैन की सांस ली। फिर बादशाह ने शहजादे से सवाल किया, नौजवान, तुम्हें वो लाल बाल कहाँ से मिला? जब राजकुमारी और मैं दोनों छोटे थे तब मैंने राजकुमारी का एक बाल बड़े प्यार से संभाल के रखा था। राजकुमारी ने भी मेरा एक बाल तोड़कर अपने पास संभाल कर रखा था। ये सच कह रहे हैं अब्बा जान। शहजादी ने शहजादे की बात से हामी भरी और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसे खोलकर उसमें से शहजादे का एक बाल निकालकर तमाम लोगों को दिखाया, जिसे देख सभी को बहुत मसरत हुई। उसी दिन शहजादे और शहजादी ने एक दूसरे से निकाह भी कर लिया। और जब बेरहम डायन को ये पता चला कि उसकी बद्दुआ फिर से टूट गई है, तब वो गुस्से से तिलमिला उठी और गुस्से से फूल फूल कर वो ऐसे फट गई कि उसके हजारों टुकड़े इधर उधर हर जगह पर बिखर गए। कुछ अरसे बाद रियासत के हर एक बागीचे में फिर से गुलाब खिलने लगे। हर जगह गुलाब ही गुलाब थे और वो रियासत लाल रंग के गुलाबों से भर गई, जैसे शहजादी के लाल बाल थे। और हर रात शहजादा और शहजादी उस बालकनी में आते और रोज उस सुनहरे परिंदे से मिलते और गाना गाते, जिसके बाद तमाम लोग मीठे सपने देखते हुए सुबह तक चैन की नींद लेते। खत्म शुद। कभी ना हंसने वाली शहजादी। एक रियासत में एक शहजादी थी जो अपनी पूरी हयात में
कभी हंसी ही क्या, मुस्कुराई तक न थी। वो अपने वालिद की बेहद चहेती थी, इसीलिए उसके वालिद को उसे इस हाल में देखकर बहुत रंज होता था। एक मर्तबा उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने रियासत में ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई शहजादी को हंसाएगा वो शहजादी से शादी कर सकेगा। फिर क्या था, जोकर, जादूगर और कई फनकार बादशाह के महल में हाजिर हो गए। उन सभी ने अपने अपने तरीके से शहजादी को हंसाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी हंसी ही नहीं। वहीं महल के करीब जैक नाम का एक बहुत ही ईमानदार, थोड़ा सीधा और अजीब लड़का रहता था। वो उसकी गरीब माँ के साथ रहता था। एक बार जैक की माँ ने उसे बाहर जाकर काम ढूंढने को कहा। उस नौजवान ने जल्द ही महल के पास के ताम खाने में मददगार के तौर पर काम शुरू किया। पहले दिन के काम के बाद ताम खाने के मालिक ने उसे तनख्वाह के तौर पर दर्जन भर अंडे दिए, जिसे हाथ में लिए वो घर निकल पड़ा। जैक इतना खुश था कि वो दौड़ते हुए घर जा रहा था और बिल्कुल महल के सामने जहाँ शहजादी खिड़की में खड़ी थी वहाँ आकर वो गिर गया और उसके अंडे टूट गए। शहजादी ने ये सब देखा, लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने उससे कहा, अरे बेवकूफ कहीं के, तुम अगर सभी अंडों को अपने टोपी में डाल कर लाते तो वो टूटते नहीं ना। अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज दिन भर काम करने के बाद जैक को तनख्वाह के तौर पर खंजीर का एक बच्चा दिया गया। घर जाते वक्त जैक को अपनी अम्मी की बातें याद आई और उसने खंजीर के बच्चे को अपनी टोपी में डालकर घर की जानिब दौड़ लगाई, लेकिन बिल्कुल महल के सामने खंजीर के बच्चे ने किसी तरह टोपी से बाहर छलांग लगाई और भागने लगा। जैक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा और कीचड़ से भरे एक गड्ढे में पैर फिसलकर गिर गया और सर से लेकर पैर तक कीचड़ में भर गया। शहजादी अपने महल की खिड़की से सब देख रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब कीचड़ से लथपथ हालत में घर पहुंचा तब उसकी अम्मी ने गुस्से से कहा, ओह जैक, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुमने उस खंजीर के बच्चे को रस्सी से बांधा क्यों नहीं? अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज जैक ने काफी मेहनत से काम किया, इसलिए उसके मालिक ने खुश होकर रात के खाने के लिए एक बड़ी मछली दी। जैक ने अपने अम्मी से किए वादे के मुताबिक उस मछली को रस्सी से बांधा और रास्ते से घसीटते हुए ले जाने लगा। लेकिन जब गांव की बिल्लियों को मछली की महक आई तब वो मछली पर टूट पड़ी और खाने लगी। खत्म भी किया और जैक का उस पर ध्यान भी न गया, क्योंकि सिर्फ मछली के कांटे ही रस्सी से बंधे हुए थे और वो हमेशा की तरह शहजादी के सामने से निकल गया। लेकिन शहजादी को जरा भी हंसी न आई। जैक की अम्मी ने बेचैन होकर दोबारा उससे पूछा, उस मछली को तुम अपने सर पर उठाकर क्यों न लाए बेवकूफ? अगली बार मैं वैसा ही करूँगा। दूसरे रोज जैक ने पहले से ज्यादा मेहनत से काम किया। फिर उसके मालिक ने खुश होकर घर ले जाने के लिए उसे एक गाय दी। जैक को अपनी अम्मी को दिया हुआ वादा याद आया। फिर क्या था, जैक ने गाय को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे घर ले जाने की कोशिश करने लगा। ये तो बहुत मजेदार था। और इस बार शहजादी जो बालकनी से देख रही थी वो जोर जोर से हंसने लगी। वो इतना हंस रही थी कि चाहकर भी रुक नहीं पा रही थी। कौन है वो? किसने मेरी बेटी की खुशी वापस लौटाई? तो एक शख्स ने कहा, जी मैं। और दूसरे ने कहा, मैं हूँ। नहीं, वो शख्स वहाँ है वालिद साहब जिसने मुझे हंसाया। ये कहकर शहजादी ने जैक की जानिब इशारा किया। फौरन उसे शाही महल में ले जाया गया और दूसरे ही पल जैक बादशाह के सामने था। उस नौजवान शख्स को देखकर बादशाह को बेहद मसरत हुई और बादशाह ने जैक और उसकी अम्मी की तारीफ की। वहाँ उनके लिए जश्न रखा गया। कुछ अरसे बाद उन दोनों की शादी हो गई और वो अपनी अम्मी के साथ शाही महल में रहने के लिए चला गया। तब से शहजादी उसके साथ हमेशा हंसती मुस्कुराती रही और उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। खत्म शुद। तिलिस्माती कठपुतली हिंदुस्तान में रिवायती एक फन है जिसमें काठ की पुतलियों को रक्स कराने वाला पर्दे के पीछे से सदाएं देता है, जिससे सामने बैठे नाजरीन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे काठ की पुतलियां ही बातें कर रही हों। इसी तरह से कठपुतलियों का तमाशा दिखाने वाला जीवन नाम का एक शख्स था। अपने बुजुर्गों से चली आई रिवायत को चलाता आ रहा हूँ, आइंदा भी करता रहूँगा, बस खुदा मुझे ताकत दे। एक रोज जीवन एक देहात में कठपुतलियों का तमाशा कर रहा था। उसके पास का पर्दा जरा फटा हुआ था जिसमें से वो तमाशा दिखाया करता था। अरे भाई, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो?
हमें सब नजर आ रहा है, आवाज तो तुम ही निकाल रहे हो। कोई कठपुतली नहीं बोलती। वही बाप दादा की घिसी पिटी दास्तान और पुरानी कठपुतली। जाओ भाई, कुछ नया लाओ, वक्त बर्बाद मत करो। तमाम अफराद उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। ए खुदा, हर जगह यही सुनने को मिलता है। अब मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं? अब मेरा क्या होगा? जीवन एक दरख्त के नीचे सो जाता है और नींद में उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। मैं 2 दिन फाका रहूंगा, लेकिन नई कठपुतली लेके रहूंगा। दूसरे ही रोज जीवन कठपुतली की दुकान की जाने आता है और दुकानदार से कहता है, ओ भाई, मुझे इतने पैसे में एक कठपुतली चाहिए। इतने पैसे में क्या आएगा? इतने में तो कठपुतली के लिबास भी ना आए भाया। तो मेरी पुरानी वाली ऊपर से ले लो। ठीक है, वो जो कोने में धूल खाती पड़ी है वो कठपुतली ले जाओ। इतने रकम में वही आ सकती है, बहुत बरसों से पड़ी है। शायद ये तुम्हारी मुंतजिर थी भाई। जीवन वो कठपुतली को साफ करके दुकान से चल देता है और धूप की वजह से एक दरख्त की छांव में सो जाता है। जागो जीवन, जागो, मैं बोल रही हूँ। जीवन की आंखें खुल जाती हैं और उसे कौन सदाएं दे रहा है देखता है और फिर जीवन हैरान ज़दा रह जाता है। अरे खौफ ना करो जीवन, मैं एक तिलिस्माती कठपुतली हूँ जो उस दुकान में बरसों से तुम्हारी मुंतजिर थी। तुम्हारे लम्स से ही मुझे जिंदगी मिल गई है। यही ऊपर वाले की मर्जी है, चाहो तो मुझे अपने साथ लेके खेल कर सकते हो। पर मुझ में जरा भी ताकत नहीं है खेल करने की। तभी कठपुतली चुटकी बजाती है और लजीज खाने उसके सामने आ जाते हैं। अरे ये क्या, तुम वाकई तिलिस्मी हो। अब मेरे तमाशे से कोई बेजार भी नहीं होगा। क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगी? जी जी, आज से आप मेरे आका हैं। आपका जो हुक्म होगा मैं वही करूंगी। दूसरे ही रोज जीवन एक देहात में अपना तमाशा दिखाने के लिए जाता है। आओ भाई, देखो भाई, कठपुतली का अनोखा खेल। बगैर पर्दे, बगैर मेरी आवाज निकाले जादू दिखाएगी कठपुतली। लोगों का मजमुआ लगने लगता है। मैं तुम्हें गधा बना सकती हूँ। बना कर दिखाऊं? अकड़म बकड़म चूचा, मेरे आका का काम करने के लिए चाहिए एक गधा। यही है तुझसे जादूगर का सौदा। देखते ही देखते आदमी गधा बन गया। अकड़म बकड़म चूचा, मेरे आका को करनी है सैर थोड़ी, बन जा तो उनके लिए नाचने वाली घोड़ी। देखते ही देखते वो शख्स भी घोड़ी बन जाता है और सब लोग खूब तालियां बजाते हैं। सब लोग जीवन को खूब बख्शीश भी देते हैं और इस तरह से जीवन के तिलिस्म को शोहरत मिलने लगती है। और इस तरह से तिलिस्माती कठपुतली और मेहनत के साथ वो एक बड़ा जादूगर बन जाता है। थम्बलीना। एक मर्तबा एक खातून थी। उसकी बेहद ख्वाहिश थी कि उसे एक नन्हा सा बच्चा हो, लेकिन ऐसे बच्चे को कहाँ ढूंढे। इसलिए वो एक नेक चुड़ैल के पास चली गई और कहा, मुझे एक नन्हे बच्चे की विलादत की बेहद बेसब्री है। बराए मेहरबानी क्या आप मुझे बता सकेंगी कि मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? बेहद आसान है। ये यौ का बीज आप ही के लिए है। इसे गमले में रखो और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपका बेहद शुक्रिया। उसने वो बीज लिया और घर जाकर पहली फुर्सत में उसे गमले में बो दिया। जल्द ही वो एक फूल में तब्दील हो गया और एक घंटे की तरह दिखने लगा। लेकिन उसकी पंखुड़ियाँ कसी हुई थी, उसकी कली भी थी। कितना खूबसूरत फूल है ये। उस खातून ने उसके सुर्ख और जर्द पंखुड़ियों का बोसा लिया और जैसे ही उसने बोसा लिया वैसे ही वो फूल ने बड़ी आवाज की और वो खिल गया। उसमें एक नन्ही सी बच्ची थी। वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी, लेकिन वो इंसान की उंगली से भी बड़ी न थी। कितनी खूबसूरत बच्ची है, आज से मैं तुम्हें पुकारूंगी थम्बलीना। एक अखरोट का उसके लिए प्यारा सा झूला बनाया गया जिसमें वो रात को सोया करती और दिन के वक्त वो खातून ने मेज पर सजाए हुए फूलों के साथ खेला करती। प्लेट में एक बड़े फूल की पंखुड़ी तैरती थी
थम्बलीना उस पंखुड़ी का इस्तेमाल नाव की शक्ल में करने लगी और सफेद घोड़े के बालों की जोड़ी का चप्पू बनाकर तैरने लगी। वो उस प्लेट में तफरी कर सकती थी। वो गाना भी बेहद सुरीला गाती थी। जो भी उसकी आवाज सुनता उसे वो मीठा लगता। एक रात जब वो झूले में आराम फरमा रही थी तब एक भयानक मेंढक खिड़की से कूद आया और उसके करीब आ गया। मेरे बेटे के लिए ये एक अच्छी अहलिया रहेगी। उसने उस अखरोट के खोल को काबिज कर लिया जिसमें थम्बलीना सो रही थी और उसके साथ वो खिड़की के बाहर कूद गया और बागीचे में चला गया। मेंढक अपने फर्जंद के साथ रहता था। वो अपनी माँ जैसा ही था लेकिन पतला और भयानक। जोर से मत बोलो, वो जग जाएगी। वो हमसे दूर न जाए, इसी के लिए पानी की सतह के नजदीक किसी कुमुद के पत्ते पे बिठाएंगे। उसे छोटी और हल्की होने की वजह से उसे ऐसे लगेगा वो द्वीप पर है। पानी की सतह पर बड़े हरे पत्तों के साथ बहुत ही खूबसूरत कमल खिल रहे थे। एक पत्ता जो किनारे से दूर था और तमाम पत्तों से बड़ा था, उस पत्ते पर ज़ईफ मेंढक ने अखरोट की खोल रख दी जिसमें थम्बलीना आराम फरमा रही थी। अगले रोज बेचारी नन्ही थम्बलीना उठ गई और जब उसने देखा कि वो कहाँ है तो वो जोरों से रोने लगी। उस बड़े पत्ते के चारों तरफ पानी ही पानी था और उसे किनारे के करीब जाने के लिए कोई राह नजर न आई। थम्बलीना नीचे बैठी और रो पड़ी। उसके करीब ही नीचे पानी में तैरने वाली छोटी मछलियाँ थी। उस नन्ही लड़की को देखने के लिए मछलियाँ ऊपर आ गई। जब उन्होंने उसकी यह हालत देखी तो वो बेहद अफसरदा हो गई। उन सभी ने पत्तों से जुड़ी टहनी को अपने दांतों से काट दिया जिसकी वजह से वो पत्ता तैरने लगा और मेंढक की दस्तरस से काफी दूर चला गया। दूर, इतनी दूर कि वो उसे पकड़ ही न पाया। अब वो जहाँ मौजूद थी वो अनाज के खेतों का मैदान था जिसका अनाज बहुत पहले ही निकाल दिया गया था और जो बाकी बचा था तो वो थे सूखे डंठल, मानो किसी वीराने में फंसी हो। फिर वो एक घर के दरवाजे के पास पहुंची जो एक चूहे का था। उस प्यारे चूहे के पास कुछ खाने का अनाज था। उस गर्म से मकान में एक चूहा रहता था। थम्बलीना उस चूहे के दरवाजे के पास खड़ी रह के फकीरों की मानंद थोड़े से अनाज के लिए भीख मांगने लगी। उसे बेहद भूख लगी थी। ओ मायूस नन्ही बच्ची, मेरे गर्म कमरे में दाखिल हो जाओ और कुछ नौश फरमा लो। बदले में तुम्हें मेरा कमरा साफ करना होगा और मुझे मजेदार कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। मुझे कहानियाँ सुनना बेहद पसंद है। खेत में रहने वाले उस ज़ईफ रहमदिल चूहे का थम्बलीना ने कहना मान लिया और उसे मजेदार कहानियाँ सुनाने लगी। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन खेत का चूहा थम्बलीना के करीब आया। हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। हफ्ते में एक मर्तबा मुझसे मिलने मेरे पड़ोसी आते हैं और वो मुझसे भी अच्छे हैं। अगर तुम उसे अपने शौहर की सूरत में कबूल कर लो तो वो तुम्हारा बेहद ख्याल रखेगा, लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता, वो अंधा है। तुम्हें उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर रिझाना होगा। थम्बलीना को ये मशवरा कुछ अच्छा न लगा। वो तो उस पड़ोसी के बारे में कुछ सोच भी न सकती थी क्योंकि वो तो छछूंदर था। वो उनसे मिलने आया। खेत में रहने वाले चूहे ने छछूंदर की अमीरी और उसकी अक्लमंदी की तारीफें की और ये बताया कि कैसे उसका घर थम्बलीना के घर से 10 गुना बड़ा है। थम्बलीना को उसके लिए गाना गाना ही पड़ा और छछूंदर को थम्बलीना की सुरीली आवाज से प्यार हो गया, लेकिन वो उसे बता न पाया। उसने जल्द ही अपने घर से उनके घर तक एक लंबी सुरंग खोदी और खेत का चूहा और थम्बलीना को दावत दी, लेकिन सुरंग के रास्ते में पड़े हुए बेजान परिंदे के बारे में उन्हें आगाह भी किया। वो चोंच और पंखों वाला एक परिंदा था। सर्दियों की वजह से शायद उसकी वफात हो गई थी और सुरंग के बीचों बीच दफन हो गया था। छछूंदर ने सड़े हुए लकड़ी की मशाल ली। मशाल की वजह से उस अंधेरी जगह में रोशनी फैल गई। रास्ता दिखाने की खातिर वो उस लंबी अंधेरी सुरंग में उनसे आगे चलने लगा। जब उस फौत हुए परिंदे के पास वो पहुँचे तब छछूंदर ने अपनी नाक छत पर डालकर एक बड़ा सा सुराख बनाया ताकि बाहर की रोशनी अंदर दाखिल हो सके। उन्होंने देखा कि सुरंग के बीचों बीच एक अबाबिल परिंदा बेजान हालत में पड़ा था। उसके खूबसूरत पर मुड़े हुए थे
और उसका सर परों के बीच छुपा हुआ था। थम्बलीना को उसके लिए बहुत अफसोस हुआ, लेकिन छछूंदर ने अपने छोटे पैरों से उस परिंदे के जिस्म पर लात मारी और कहा, ये बहुत अच्छा है कि मेरे बच्चे परिंदे नहीं हैं, वरना वो चहचहाते रहते और ठंड के मारे भूखे मरते तो क्या होता। थम्बलीना खामोश रही, लेकिन सभी ने उस परिंदे की जानिब पीठ कर ली। थम्बलीना झुकी और उसने परिंदे के मुड़े हुए सर को पर से अलग कर दिया और उसकी बंद आँखों का बोसा लिया। गर्मी के मौसम में शायद मीठा नगमा गाने वाला यही था। तुमने मुझे बेहद खुशी दी है मेरे प्यारे परिंदे। उस रात थम्बलीना को एक पल भी नींद न आई, इसलिए वो उठी और कमरे के ठीक बाहर एक बड़ी सी चादर बुनने लगी। उसने वो चादर मरे हुए परिंदे के ऊपर रखी और जमीन पर गर्मी रखने के लिए उसके जिस्म पर फैला दी। उस चादर की वजह से परिंदे को गर्माहट मिलने लगी। अलविदा खूबसूरत नन्हे परिंदे, और पिछली गर्मी में तुम्हारे खूबसूरत नगमों के लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तब तमाम पेड़ सरसब्जो शादाब थे और उन पर सूरज की गर्म रोशनी पड़ी थी। उसने उसके सीने पर अपना सर रखा और उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अंदर कुछ तो धड़क रहा है। उस परिंदे का दिल था, वो मरा नहीं था, वो सिर्फ सर्दी की वजह से जम गया था और फिर से जिंदा होने के लिए गर्म हो चुका था। शुक्रिया नन्ही बच्ची, अब मैं बिल्कुल गर्म हो गया हूँ। चलो मेरी दोस्त, इस हरे भरे जंगल से दूर जाने के लिए तुम मेरे पीठ पर बैठ सकती हो। अब वही सर्दी का मौसम आ रहा है, मैं अपने दूर के घर की जानिब जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे हमरा चलोगी? मेरे पीठ पे तुम तो बैठ ही सकती हो। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। वो उसकी पुश्त पर बैठी। उसके बाद परिंदे ने जंगल के ऊपर से और तालाब के ऊपर से हवा में परवाज भरी। बहुत ही दूर वो उस परिंदे के घर पहुँचे। सूरज मामूल से ज्यादा ही रोशन था और ऐसे लग रहा था मानो आसमान हमेशा से कुछ दुगनी ऊंचाई पर है। ये मेरा मकान है। नीचे खिले हुए खूबसूरत फूलों में से अगर तुमने एक को चुन लिया तो मैं तुम्हें उसमें रख दूंगा और तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। नीचे ही खूबसूरत जर्द फूलों का बागीचा था। थम्बलीना के साथ उस परिंदे ने नीचे छलांग लगाई और उसे उनमें से सबसे बड़े फूल पर बैठा दिया। उस फूल के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा इंसान दिखाई देने पर उसे ताज्जुब हुआ। उसके कंधों पर बहुत ही चमकदार पर थे। वो उन फूलों का बादशाह था। लेकिन थम्बलीना को देखकर उसे बेहद मसरत हुई, क्योंकि उसने इतनी नन्ही सी लड़की कभी देखी ही न थी। फिर उसने अपने सर का ताज उतारकर थम्बलीना के सर पर रख दिया। उसने कहा कि उसे उसका नाम जानना है और क्या वो उसकी बेगम बनने के लिए तैयार है। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी अम्मी को यहाँ लाना होगा। उसके बाद हम तीनों खुशी से यहाँ रह सकेंगे। वो राजी हो गया और थम्बलीना के लिए वो परों की जोड़ी भी ले आया। दोनों खुश हुए और जल्द ही थम्बलीना की अम्मी भी वहाँ पहुँच गई। मेरी थम्बलीना, तुम्हें वापस देखकर मैं कितनी खुश हूँ, इसका अंदाजा तुम न लगा पाओगी। और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। खत्म शुद। शहजादी और मटर। एक वक्त की बात है, एक शहजादा था जो निकाह करना चाहता था। क्योंकि वो शहजादा था तो उसे चाहिए थी एक शहजादी। रानी ने उसे बड़े अदब से पालन पोषण किया था, तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि उसकी होने वाली बीवी भी बड़ी अदब तरीन हो। उनके सल्तनत में कोई ऐसी शहजादी नहीं थी जो शहजादे के लिए सही हो। तो शहजादा शहजादी की तलाश में पूरी दुनिया घूमने निकला, पर जितनी भी शहजादियों से वो मिला उसमें कोई ना कोई खामी थी। किसी की नाक ऊंची थी तो किसी का कद छोटा, किसी की चाल में खोट थी तो किसी की आवाज में। उसे ऐसी कोई शहजादी नहीं मिली जिसे वो अपनी बीवी बना सके। गमज़दा होके वो अपनी सल्तनत वापस लौट आया और सोचा कि उसकी किस्मत में बीवी की फरहत है ही नहीं। एक दिन जब वो अपने महल वापस पहुंचे, अचानक जोरों की बारिश होने लगी। फलक में काले बादल छा गए और कड़कती बिजली की आवाज ने महल की दीवारों को हिला कर रख दिया।
महल के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर आग जलाकर इस कुदरत के कहर को देखने लगे। और तभी महल के खुसूसी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। शहजादे के वालिद साहब ने जब वो दरवाजा खोला तब बाहर एक बहुत खूबसूरत शहजादी खड़ी थी। वो बारिश में भीग रही थी। उसके लंबे सुनहरे बाल और रेशम के जूतों से पानी टपक रहा था। उसने कहा कि वो एक शहजादी है। वो एक नजदीकी सल्तनत से अपनी सल्तनत वापस लौट रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मल्लिका को यकीन नहीं हुआ कि वो एक शहजादी है। मल्लिका ने सोचा, क्या ये सच कह रही है? बादशाह सलामत उसे अंदर लेके आए और उसका तारुफ हर किसी से कराया। मल्लिका ने कहा, तुम्हारे इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल है। मैंने कभी ऐसी बदहाल शहजादी नहीं देखी। तेज तरीन मल्लिका को कुछ गड़बड़ नजर आई। आखिर उन्हें महल की हिफाजत जो करनी थी, असलियत जानने के लिए उन्होंने एक तरकीब की। उन्होंने रसोई घर से एक सूखे मटर का दाना लिया और उस मटर को ख्वाबगाह के बीचों बीच रख दिया और फिर उन्होंने 20 रेशम से भी मुलायम गद्दे उस मटर के ऊपर रख दिए। इतने दिलकश और मुलायम गद्दे पहले किसी ने नहीं देखे होंगे। इन गद्दों से रानी की पसंद और पार का अंदाजा लगाया जा सकता था। पहला गद्दा गहरे गुलाबी रंग का परिंदों के नरम परों से बुना हुआ था। दूसरा बैंगनी रंग का रेशम के धागों से बुना हुआ था। तीसरा सफेद रंग का मलमल से भी नर्म गद्दा जिस पर एक हंस की तस्वीर बनी हुई थी। पट्टी वाले गद्दे, स्प्रिंग वाले गद्दे, जरी वाले गद्दे, लीनन के नर्म आला दर्जे के गद्दे और सोनों के धागे से बने हुए गद्दे जिस पर सल्तनत की मोहर और नाम लिखा हुआ था। और मटर के ऊपर ये सारे हसीन गद्दे रखने के बाद शहजादी को उसके ऊपर सुलाया गया। हाफते हुए गद्दों को एक दूसरे के ऊपर और ये फिजूल मेहनत करने के बाद रानी बोली, अब पता लगेगा कि असल में ये लड़की शहजादी है या नहीं। जब सुबह सोने के बाद शहजादी नाश्ते पर आई तो वो बड़ी निढाल थी। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? रानी ने पूछा। नहीं, मैं नहीं सो पाई। शहजादी ने जवाब दिया, मेरे बिस्तर में मुझे कुछ चुभ रहा था, कोई ऐसी चीज जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त थी। मेरे ख्याल में वो तोपों में इस्तेमाल किए जाने वाला लोहे का गोला ही था। मेरे पूरे बदन पर घाव के निशान पड़ गए हैं। सब ये सुनकर बड़े खुश हुए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो सचमुच एक राजकुमारी थी। क्योंकि इतनी कोमल और नर्म जल्द किसी शहजादी की ही हो सकती है। शहजादे ने उसके साथ शादी कर ली और उस मटर के दाने को बिस्तर के नीचे से निकालकर अजायब घर में रख दिया, जहां वो मटर आज भी है। बर्फ की मलिका। ग्रेडा एक जवान लड़की थी जो अपनी दादी अम्मी के साथ रहती थी। उसका मंगेतर वहीं करीब वाले घर में रहता था और उसका नाम के था। ग्रेडा और के इन दोनों के घरों के दरमियान पैदल का रास्ता था। वहाँ ग्रेडा और के ने अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर सुर्ख गुलाब के पौधे लगाए हुए थे और वो हमेशा शादी करने के बारे में बातें किया करते थे। सर्दियों के दिनों में जब एक दिन वो गुलाब के पौधों के पास बैठे थे तब दादी अम्मी की आवाज आई, देखो बर्फ की मलिका कतरे इकट्ठा कर रही है। ग्रेडा और के फौरन ही खिड़की की जानिब दौड़े। के ने बर्फ की मलिका को खिड़की से देखा और अपनी जबान बाहर निकालकर उसे चिढ़ाने लगा। ओहो, ऐसा मत करो के, अगर वो तुम्हें देख लेगी तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। फिर वो ग्रेडा के घर के करीब वाले अपने घर की खिड़की से चढ़कर अपने कमरे में वापस आ गया। जब वो सोने जा रहा था तब उसने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा और तब उसने एक अजीब सा बर्फ का कतरा देखा। वो कतरा बर्फ की मलका बनने तक तेजी से बढ़ता ही गया। उसके हाथ में तुर्किश मिठाई की रकाबी थी कि खुद को रोक नहीं पाया और उसने रकाबी से मुट्ठी भर के मिठाई छीन ली। उसके लालचीपन ने जैसे ही इस लालच में उसने वो मिठाई अपने मुंह में डाली,
उस खातून ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे पकड़कर खिड़की से बाहर अपनी बिन पहियों की गाड़ी में उसे खींच लिया और घोड़ों के झुंड ने फौरन ही उड़ान भर ली। के को बहुत डरना चाहिए था, लेकिन मिठाई ने उसके दिमाग की सुध-बुध और सोच को मांद कर दिया था। अगली सुबह जब गैडा के से मुलाकात को आई तो वो वहाँ पर नहीं था। गैडा ने हर जगह उसे तलाश किया। वो गांव के मैदान की जानिब भागी और जोर से चिल्लाई, क्या आपने के को देखा है? क्या मेरे के को देखा है? लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा था। किसी को पता नहीं था वो कहाँ गया। मेरा के बस जिंदा हो, ओहो मेहरबानी, मेरा के जिंदा हो। हमें लगता है वो नहीं मरा होगा। गैडा ने ऊपर देखा, वहां एक चिड़िया बैठी हुई थी। जब हम खाना ढूंढते हैं तब हम घर की छतों पर बैठते हैं और सब कुछ देखते हैं। अगर वो नदी में गिरा होगा तो हमें नहीं पता। मैं जाकर नदी की परी से पूछूंगी। गैडा के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। अगर वो डूब गया होगा तो नदी की परी को मालूम होगा। और वो नदी के पास गई और जोर से चिल्लाई, नदी परी, क्या मेरा के यहाँ आया था? क्या वो तुम्हारे गहरे पानी में डूब गया है? और नदी परी पानी से ऊपर आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसने कहा, ओह मेरी प्यारी बच्ची, नहीं, तुम्हारा के यहाँ नीचे नहीं आया, अब मत रोना। फिर वो कहाँ है? काश मुझे मालूम होता, लेकिन एक ज़ईफ चुड़ैल जो मेरे किनारे रहती है वो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन तुम उससे अपनी हिफाजत करना। मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी करूंगी। मेहरबानी करके मुझे वहाँ ले जा सकती हैं? क्यों नहीं, उस छोटी सी नाव में आओ, मेरी लहरें तुम्हें चुड़ैल की झोपड़ी तक ले जाएंगी। फिर नदी परी गायब हो गई और गैडा नाव में सवार हो गई। जैसे जैसे लहरें तेज हो रही थी वैसे वैसे छोटी नाव तेजी से तैर रही थी। फिर गैडा को एक झोपड़ी नजर आई और एक ज़ईफ खातून लड़खड़ाते हुए बाहर आई। वो झुकी हुई थी और हाथ में उसके छड़ी थी। ज़ईफ औरत नदी के किनारे आई और नाव को अपनी छड़ी से थामकर जमीन की जानिब खींच लाई। उसने बाहर आने में गैडा की मदद की। हालांकि गैडा इस अजीब सी ज़ईफ चुड़ैल से खौफजदा थी, लेकिन उसने भी के को तलाश करने की ठान ली थी। आओ और मुझे बताओ तुम कौन हो? गैडा ने उसे सब कुछ बताया। क्या आपने मेरी के को देखा है? नहीं, लेकिन शायद वो आ सकता है। वो झोपड़ी के अंदर चले गए। वहां मेज पर खूबसूरत चेरी का एक कटोरा था। गैडा, अब परेशान मत होना, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढ लेगी। अब उन चेरियों को तुम खाओ। जब गैडा खा रही थी तब ज़ईफ औरत उसके लंबे गेसुओं को सोने की कंघी से संवारते हुए धीरे धीरे बोलने लगी, मैं तुम्हारे जैसी एक पोती के लिए तरस गई हूँ। गैडा के बारे में भूल गई क्योंकि उस ज़ईफ औरत ने तिलिस्माती कंघी से उस पर तिलिस्म कर दिया था। ज़ईफ चुड़ैल गैडा को अपने पास रखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद गैडा आहिस्ता से बोली, मैं यहाँ हमेशा के लिए ही रहूंगी। एक दिन बागीचे में गैडा ने सुर्ख गुलाबों को देखा। उन्होंने उसे कह की याद दिला दी। कह की याद ने ज़ईफ औरत के तिलिस्म को तोड़ दिया और गैडा बागीचे की गेट की जानिब भाग गई। वो ज्यादा दूर भी नहीं भाग सकी थी और पत्थर के पुल के दरमियान रुक गई। अचानक उसे ट्रोल्स ने घेर लिया। ट्रोल्स गैडा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वो ताजा और खूबसूरत है और उसे बादाम और शहद खिलाया है। वो कितनी लजीज लगेगी। वो मेरे साथ खेलेगी, मुझे उसके मफलर और उसके खूबसूरत कपड़े देगी। छोटी ट्रोल लड़की जो गैडा की ही उम्र की थी, उसके चेहरे पर मायूसी थी। उसने गैडा को कमर से थामा और कहा, वो तुम्हें नहीं मारेंगे, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। सभी ट्रोल्स हंसे। फिर वो उस छोटी ट्रोल लड़की की खातिर गैडा को छोड़ने के लिए रजामंद हुए। गैडा ने उसे अपनी कहानी बताई कि वो कैसे कितनी मोहब्बत करती थी और उसे वो कैसे ढूंढेगी। खाने पीने के बाद वो पत्थर के पुल के नीचे से जा रहे थे।
तब उनके ऊपर 100 से ज्यादा कबूतर सोने का नाटक करके उन्हें देख रहे थे और सुन रहे थे। हमने के को देखा है। कहाँ पर? बर्फ की मलिका की गाड़ी में। वो कहाँ जा रहे थे? लैपलैंड, बर्फ की मलिका का महल है वहाँ। छोटी ट्रोल लड़की ने संजीदगी से देखा और सिर हिलाया। मैं तुम्हारा इश्क पाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। छोटी ट्रोल लड़की अपने पालतू जानवर बारासिंह के पास गई और आंखें बंद करके कहा, मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। तुम फौरन दौड़कर इस प्यारी सी लड़की को बर्फ की मलका के महल में ले जाओगे। फिर छोटी ट्रोल लड़की ने बारासिंगा की रस्सियां खोल दी। गैडा और बारासिंगा निकल गए। वो बर्फ की मलका के महल तक पहुंचने तक दौड़ता रहा और वहां उसने गैडा को नीचे छोड़ दिया। तुम्हारे वापस आने तक मैं यहीं इंतजार करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को हिफाजत से घर पहुंचाऊंगा। गैडा बर्फ की मलका के ऊंचे महल की जानिब चल पड़ी कि यकदम ही हजारों बर्फ के कतरों से घिर गई और उसकी वजह से वो भड़क गए। वो बर्फ की मलका के हिफाजती थे। गैडा ने दुआ की। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि वो अपनी सांसें देख सकती थी जो उसके मुंह से भाप की तरह से निकल रही थी। ये भाप बड़ी होकर फरिश्तों में बन रही थी और वो भाप से दुआएं कर रही थी। गैडा की दुआ मुकम्मल हुई तो एक बड़ी टुकड़ी उसके चारों जानिब खड़ी हुई थी। उन्होंने बर्फ के कतरों पर हमला किया और फिर जंग शुरू हुई। गैडा तेजी से बर्फ की मलका के महल की जानिब बढ़ी और फिर उसे क्या मिला? वो बर्फीली दीवार के अंदर था। के मेरे प्यारे के, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। के ठंड से लगभग जम गया था और सिर से पैर तक वो नीला हुआ था। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वो तुर्किश मिठाई का असीर हो गया था। इसी दौरान बर्फ की मलका ने उस पर मिठाई और बुरी चीजों का उस पर इस्तेमाल किया था। गैडा ने उसे गले लगाया और वो रोने लगी। उसके गर्म आंसू उसके सीने पर गिरे और उसके दिल में दाखिल होने लगे। उन्होंने बर्फ को पिघला दिया और के का दिल बन गया। उसके जिस्म में गर्मजोशी फिर से लौट आई और उसने गैडा को पहचान लिया और वो खुशी से रोने लगा। गैरडा, इतने वक्त तुम कहाँ थी? के मेरी जान, मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वो आपस में लिपट गए। हंसी और खुशी के मारे वो रो रहे थे। वफादार बारासिंगा उनकी राह देख रहा था और उन्हें आते देखकर वो नीचे की जानिब झुका और उन्हें अपनी पीठ पर दराज होने दिया। वो अपने घर के लिए उड़ कर गए। उनकी आंखों से खुशियाँ और शादमानी झलक रही थी और उसके फौरन बाद उन्होंने शादी कर ली और खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी गुजारने लगे। समाप्त। रम्पलस्टिल्टस्किन। एक वक्त की बात है, एक गांव में बेहद गरीब बुनकर रहता था और उसकी एक बेहद ही हसीन बेटी थी। उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा थी। वो हमेशा कहता कि उसकी बेटी किसी शहजादी से कम नहीं है। एक दिन जब शहजादा घुड़सवारी कर रहा था, उसने देखा कि एक लड़की नदी के किनारे बैठी कपड़े धो रही थी। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है ये। शहजादे ने अपने दिल में सोचा। फिर उस लड़की से मुखातिब हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि लड़की कुछ कहती, उसके वालिद ने जवाब दिया। आपको जान के मसरत होगी बादशाह सलामत। वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत लड़की आपने कहीं नहीं देखी होगी। शहजादे ने उस दुख्तर और वालिद की जोड़ी को बड़े मसरत से देखा, अपने शानदार घोड़े पर बैठकर। सचमुच आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, शहजादे ने जवाब दिया और बुनकर का सीना खुशी से चौड़ा हो गया। ये बात तो एकदम सच है, लेकिन उसकी काबिलियत उसके चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा बड़ी है। बुनकर ने कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? शहजादे ने ताज्जुब से पूछा। दरअसल मेरी दुख्तर वो मेरी बुनकर कोई हुनर सोचने की कोशिश करने लगा जिससे शहजादा मुतासिर हो। उसकी आंखें शहजादे की आंखों से मिली और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। अचानक उसने देखा
کہ کچھ مرغیاں سوکھی گھاس کے آس پاس دانا چگ رہی تھیں۔ یاد آیا، دراصل وہ میری بیٹی وہ سوکھی گھاس میں سے سونا بن سکتی ہے۔ بنکر نے بڑے ہی اعتماد کے ساتھ شہزادے سے کہا، لیکن ابا جان، اس نے بولنے کی کوشش کی کیونکہ اسے اپنے ابا کا یہ جھوٹ بالکل پسند نہ آیا۔ تب تو یہ بڑی خاص لڑکی ہے۔ شہزادہ خوش ہو کر مسکراتے ہوئے بولا، اگر سچ مچ تمہاری انگلیاں سوکھے گھاس کو سونے میں بدل سکتی ہے تب تو تمہاری جگہ میرے محل میں ہے۔ آؤ میرے ساتھ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا یہ حقیقت ہے۔ شہزادے کی بات ماننے کے علاوہ اس لڑکی کے پاس کوئی اور راہ نہ تھی۔ شہزادے کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ لڑکی محل چلی گئی۔ جب وہ محل میں تشریف لائے تو شہزادہ اسے ایک اندھیری کوٹری میں لے کر چلا گیا جو سوکھی گھاسوں سے بھری ہوئی تھی۔ کوٹری کے بیچوں بیچ ایک چرخا رکھا تھا۔ شہزادے نے اس سے کہا، کل سورج اگنے سے پہلے تمہیں اس سوکھی گھاس کو سونے میں تبدیل کرنا ہوگا، اور اگر تم اسے کرنے میں ناکامیاب ہوئی اور تمہارے والد صاحب نے اگر مجھ سے جھوٹ کہا تو تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ کال کوٹری کا دروازہ بند ہونے کی آواز جب لڑکی کے کانوں پر پڑی تو وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ وہ رونے لگ گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بونا سا آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے دریافت کیا۔ میں بہت افسردہ ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ راجا نے مجھ سے کہا ہے صبح تک ساری سوکھی گھاس کو سونے میں تبدیل کروں۔ مجھے نہیں پتا میں یہ کیسے کروں گی۔ اگر میں یہ کام کر دوں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ بونے نے لڑکی سے پوچھا۔ یہ میرے گلے کا ہار، لڑکی نے کہا۔ بونے نے وہ ہار اپنے ہاتھوں میں لیا اور چرخے پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ساری سوکھی گھاس کو بن کر اسے سونے کے دھاگوں میں تبدیل کر دیا۔ صبح سورج نکلتے ہی شہزادہ کوٹری کے قریب آیا اور اس نے کوٹری کا دروازہ کھولا۔ اپنے اطراف میں اتنا سارا سونا دیکھ کر شہزادہ بے حد خوش ہوا، لیکن شہزادے کا لالچ یہی نہیں تھما۔ اپنے سپاہیوں کی فلاح و بہبودی کے لیے اسے اور بھی بہت سارا سونا چاہیے تھا۔ وہ سپاہی جنہوں نے اس کی ریاست کو دشمنوں سے بچائے رکھا تھا، وہ بنکر کی بیٹی کو ایک بہت بڑے اندھیرے کمرے میں لے کر چلا گیا اور اس سے کہا، تمام سوکھی گھاس کو صبح تک سونے میں تبدیل کر دو۔ اس رات لڑکی پھر سے زار و قطار رونے لگی کیونکہ اسے خبر تھی کہ یہ اس سے نہ ہو پائے گا۔ پر وہ بونا شخص پھر سے اس کے سامنے آ گیا اور اس نے دوبارہ اس سے پوچھا، اگر میں یہ پوری سوکھی گھاس کو تمہارے لیے سونے میں تبدیل کر دوں تو اس امداد کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ میری یہ کمر بند میں تمہیں دے سکتی ہوں، اس نے کہا۔ اس بونے شخص نے وہ کمر بند ہاتھ میں لیا اور پھر سے چرخا چلانے لگا اور جلد ہی سونے کے دھاگوں سے ایک کے بعد ایک بڑے بڑے گولے بنتے گئے۔ جلد ہی ساری سوکھی گھاس سونے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر شہزادے کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ تھوڑا اور سونا اکٹھا کر لے تو اس کی ریاست میں پھر سے خوشحالی لوٹ آئے گی۔ اسی لیے اس نے محل کے سب سے بڑے کمرے کو سوکھی گھاس سے بھر دیا اور اس لڑکی کو اندر داخل کر دیا۔ اگر تم نے یہ ساری گھاس صبح تک بن لی تو میں تمہیں اپنی ملکہ بناؤں گا، اور اس کے بعد تمہیں سوکھی گھاس کبھی بھی تبدیل نہیں کرنی ہوگی سونے میں۔ جب وہ لڑکی تنہا تھی تب وہ بونا شخص پھر سے اس کے سامنے آ گیا اور بولا، سوکھی گھاس کو بننے کے بدلے میں مجھے اس بار کیا ملے گا؟ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اب کچھ نہیں بچا، اس نے جواب دیا۔ تو میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ جب تم ملکہ بنو گی تو پہلی اولاد تمہاری میرے حوالے کر دو گی۔ بونے شخص نے کہا۔ لڑکی نے سوچا کہ وہ وقت آنے سے پہلے کافی کچھ بدل چکا ہوگا، اس لیے اس نے اس شخص کی بات مان لی اور اس سے وعدہ کیا۔ جب شہزادہ صبح واپس آیا تو اس نے پورا کمرہ سونے سے بھرا پایا۔ ارے واہ، بنکر کی دختر، تم نے مجھے 3 راتوں میں اتنا سونا دیا ہے جتنا کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوگا۔ تم جتنی خوبصورت ہو اتنی ہونہار بھی ہو۔ کیا تم میری ملکہ بننا پسند کرو گی؟ اس طرح بنکر کی دختر جس سے شہزادہ بے حد پسند تھا وہ اس کی بیگم بن گئی۔ کچھ وقتوں بعد اس نے ایک بیٹے کو پیدا کیا۔ وہ بونے شخص کو دیا ہوا وعدہ پوری طرح بھول چکی تھی۔ اچانک ایک روز وہ شہزادی کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، وعدہ نبھاؤ، اولاد دے دو۔ شہزادی کافی افسردہ ہو گئی۔ وہ بونے شخص کے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ چاہے جو کچھ ہو اس کی ساری دولت لے لے لیکن اس کے بچے کو نہ لے جائے۔ بونے شخص نے کہا، تمہاری نگاہوں میں جدائی کا غم دیکھ کر
तुम्हें तुम्हारी औलाद बचाने का एक मौका देता हूँ। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। तुमने अगर मेरे नाम का सही अंदाजा लगा दिया तो तुम्हारी औलाद तुम तुम्हारे पास रख सकती हो। शहजादी सारी रात जागती रही। वो सारे नाम याद करने की कोशिश करने लगी जो उसने आज तक सुने थे। जब वो बौना शख्स अगले दिन वापस आया, उसने नाम लेने की शुरुआत की। डेविड, एल्विन, फ्रांसिस। पर हर नाम सुनने के बाद वो एक ही बात कहता, नहीं नहीं, मेरा नाम ये नहीं है। दूसरे रोज शहजादी ने महल की सारी किताबें पढ़ ली और सारे पेचीदा नाम याद कर लिए। उसने बौने से दरियाफ्त किया, आपका नाम जॉन है? जॉनी या मैथ्यू? लेकिन वो हमेशा एक ही बात दोहराता रहा, नहीं नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। तीसरे रोज उसने सिपाहियों को शहर के हर कोने में भेजा, ये देखने के लिए कि लोग अपने बच्चों को कौन कौन से नामों से पुकारते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और कहने लगा, मल्लिकाए जहां, मैं ऐसा कोई नाम तो तलाश नहीं कर पाया, लेकिन दूर कहीं एक पहाड़ी पे जो जंगल है जहां सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, वहां मैंने एक बौने को आग के इर्द गिर्द नाचते गाते हुए देखा। कभी कोई ये नहीं पाएगा ये जान, कभी कोई ये नहीं पाएगा ये जान कि रम्पलस्टिल्टस्किन है मेरा नाम, कि रम्पलस्टिल्टस्किन है मेरा नाम। नाम सुनकर रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। जब वो बौना शख्स फिर से आया तो शहजादी ने उससे पहले पूछा, क्या तुम्हारा नाम एल्बर्ट है? नहीं। क्या तुम्हारा नाम रॉनी है? नहीं नहीं। तो क्या तुम्हारा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है? तेरी, यही तो है, यही तो है। वो चिल्लाता हुआ महल से इस कदर भागा कि वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया।